एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग आज देखेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी स्टेट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है जो रेलवे में पूछा गया है। यहाँ देखिए दिया है ना, विगत 32 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है। 1992 से 2025 तक जितने भी रेलवे ने एग्ज़ाम्स कराए हैं उसमें जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं सभी यहाँ दिया है। आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आगामी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सभी 1380 सेट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि कितना कितना चैप्टर किस किस में से दिया हुआ है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक है जो हम लोग पढ़ेंगे। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया हुआ है इसमें। आप लोग अपने रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आरआरबी भोपाल 1992 में जो प्रश्न पूछा गया था रेलवे में वो दिया है। तो देखेंगे सोडियम का कार्य क्या है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है और जल का जो संतुलन है उसे बनाया रखता है। आगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। और एक प्रश्न बनता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है। किसी किसी एग्ज़ाम्स में एक नंबर में ये पूछ लेता है कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन से। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कितनी बार आगे आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। और शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन एक इसमें ये प्रश्न यहाँ से नहीं बनता, प्रश्न बनता है पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है और क्वेश्चन पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। आगे, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार आता है इकाइनोडर्मेटा में। आगे, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा, सीपी, ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ऐसे ही आप याद करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कीट वर्ग है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग भी यही है आर्थ्रोपोडा। तो इसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा में आएगा जोंक, केचुआ। आगे चलते हैं। आगे दिया है आरआरबी चेन्नई 1992 में जो प्रश्न पूछा गया था, देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल लगता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को आप पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है और मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। पूछ भी लिया जाता है प्रश्न कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, तो अग्नाशय होगा। आगे, मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया द्वारा। एनिलिडा वर्ग जो है उसमें जो उत्सर्जन होता है
किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? देखते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में। पोटेशियम का कार्य क्या है? इम्पॉर्टेंट है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये 1992 में प्रश्न आया हुआ है तो अभी नहीं पूछेगा। आप लोग पेपर सेट उठा के देख लीजिए, रेलवे का जो 2022-23 में एग्जाम्स हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये नहीं कि ये रेलवे में पूछा गया तो सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा, SSC में भी यहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि सामान्य विज्ञान तो वही है ना, तो सब जहाँ भी पूछा जाएगा वही सिलेबस है तो वहीं से पूछा जाएगा प्रश्न। और ये प्रीवियस ईयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेलवे इतना सेट्स में अपना पेपर कराता है कि इतना सारा नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, तो वो प्रीवियस ईयर प्रश्न को डाल देता है। आगे देखते हैं, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे, RRB जम्मू में 1992 में पूछा गया था। देखते हैं, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। जो लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। आगे, कि उनको तुरंत एनर्जी आ जाए तो ग्लूकोज दिया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ये प्रश्न टीचिंग एग्जाम्स में भी कई बार पूछा हुआ है। बिहार का जो BPSC 1, 2, 3 हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कई बार। आगे चलते हैं, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ जिसमें पालक वालक में लोहा पाया जाता है। आग लगने व फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्रों में होती है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है, जो सभी अम्ल में पाया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। गुब्बारे के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है? तो हीलियम गैस है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है, जो सबसे अच्छा उर्वरक है प्लांट्स के लिए। आगे देखेंगे, RRB अजमेर 1992 में पूछा गया प्रश्न, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। आप लोग देखे होंगे SSC में, टीचिंग एग्जाम्स में, रेलवे में ये प्रश्न कितनी बार पूछा हुआ है। आगे भी इस बुक को जब आप पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। इसका एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना रिविजन यहाँ से कर सकते हैं। आगे, जब एक वस्तु का वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि वार्म के द्वारा होता है। उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक कृमि होता है, उसी से फाइलेरिया रोग होता है। आगे, दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। दमा अस्थमा रोग एक कवक द्वारा होता है। आगे चलते हैं, BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये भी पूछता है कि जो BCG टीका लगता है उसका पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। कभी कभी इसमें से पूछ देता है कि ये G का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्यूरिन। कभी कभी C का कॉलमेट, ये बैसिलस, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, BCG का बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आगे, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 33 हड्डियाँ होती हैं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? RBC का, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का, लाल रक्त कणिकाओं का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। हमारे टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग जानते हैं सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। आगे, आंतोजोर
टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है, जो टाइफाइड बुखार होने पर दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आप लोग जानते हैं आजकल ओजोन परत को कितना नुकसान हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कितनी तरह की मशीनें यूज कर रहे हैं, उसके वजह से जो ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो वो पराबैंगनी किरणों से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है सूर्य से, उसी से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। अभी इसको भी नुकसान हो रहा है, इसमें भी होल हो चुका है। आगे चलते हैं। आरआरबी कोलकाता 1992 में जो प्रश्न दिया है देखेंगे। भारत में केंद्रीय धातु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लिक अम्ल में। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोन वजनन है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का ये प्रश्न, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है। BPSC जो भी एग्जाम्स कराई है उसमें हर दूसरे साल ये क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा गया कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। रेलवे तो पूछता ही है, तो रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लोग देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। आगे, लाइकों को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक है। ये दोनों के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। आगे, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन एक कवक से बनाया जाता है। आगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आगे, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी, एंजियो और फेंस में आता है। एंजियोस्पर्म में आता है। आवृतबीजी में वट वृक्ष पादप। सूत्रकणिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में जो प्रश्न पूछा गया है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा लेके जाया जाता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है कोशिकाओं में? तो 120 दिन होता है। WBC का कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। चलिए देखते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं के मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु, लिम्फोसाइट्स द्वारा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? इसके पहले भी ये प्रश्न आया था। तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होती है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 के प्रश्न देखेंगे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। अगर आप लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर प्रश्न सारा कवर कर लेते हैं, जितना भी सेट्स दिया हुआ है उसका बार बार रिवीजन करते हैं, तो जो भी जनरल साइंस का प्रश्न आएगा रेलवे में और NTPC में, एक भी प्रश्न आपका जनरल साइंस से नहीं छूटेगा। आगे चलते, क्योंकि बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मदद से होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला कंजक्टिवा फूलकर गुलाबी हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे ऐसे आंख में कुछ चला जाता है तो हम लोग उसको रगड़ देते हैं आंख को, तो थोड़ी देर बाद वही वो फूलकर लाल सा हो जाता है। तो वही नेत्र श्लेष्मला कंजक्टिवा इंग्लिश में बोलते हैं, वो सूजकर गुलाबी हो जाता है।
आगे, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का प्रश्न देखेंगे। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आगे, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। आगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। इसको 23 पेयर भी कह सकते हैं कि 23 जोड़ी पाया जाता है या फिर 46 गुणसूत्र पाया जाता है, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता से होता है। लोग माता को दोष देते हैं कि इस तरह से माता के वजह से हुआ, लेकिन माता का नहीं, वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि लड़का है या लड़की है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। आगे, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के है, जहाँ पादप उगता है, जहाँ पादप को बिना मिट्टी के उगाया जाता है उस खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हिंदी में है जल संवर्धन। आगे देखेंगे, किसी वृक्ष की आयु को कैसे पता करेंगे हम किसी वृक्ष की आयु कितनी है? तो उसके वलयों को गिनकर पता करेंगे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? पूछता है सत्य फल के बारे में और असत्य फल के बारे में, कौन सा सत्य फल है कौन सा असत्य फल है? तो असत्य फल याद कर लीजिए, नारियल, कटहल और सेब असत्य फल है। कौन सा? नारियल, कटहल और सेब असत्य फल है। आगे, आरआरबी गुवाहाटी 1993 में जो प्रश्न दिया गया है देखेंगे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ग्रेगर मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, आनुवंशिक सिद्धांत दिए थे, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो किस पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो भी प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। आगे, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावस्य के कारण, स्विम ब्लैडर के कारण जल में नहीं डूबती हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ताज़ा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सी जगहों पे जहाँ पे लोग बाहर में इस तरह की चीज़ें बाहर में कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ही देर बाद वहाँ से गंध आने लगती है। तो वो गंध क्यों आती है? क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, तो वहाँ पे जो स्मेल आने लगती है वो अमोनिया की स्मेल आने लगती है। आगे, आरआरबी रांची 1993 में जो प्रश्न दिया है देखते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में जो भी पौधे उगते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, मरुद्भिद। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेने से सिरोसिस रोग हो जाता है, डेथ हो जाती है वो लोग की। आगे, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी से। पश्मीना ऊन बहुत ही वर्ल्ड फेमस ऊन है जो बकरी की एक नस्ल से प्राप्त की जाती है, चेंगथंगी बकरी से मिलता है पश्मीना ऊन। लाखों में इसके साल वगैरह बनते हैं, लाखों में इसके साल वगैरह जो बने होते हैं वो मिलते हैं। बहुत ही फेमस है, बहुत पतला होता है लेकिन बहुत गर्म देता है, तो इसलिए बहुत महंगा भी है, बहुत महंगा भी मिलता है। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक कमर्शियल का काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक से प्राप्त होता है।
अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है मलेरिया की दवा। आरआरबी कोलकाता 1994 का प्रश्न देखेंगे। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का किया जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन किस में करते हैं? एंथोलॉजी में। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? बीकानेर राजस्थान से दालचीनी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वृक्षों की छाल से। ये हमको लगता है कुछ गलत दे दिया है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र वृक्षों की छाल से, तो हाँ यहाँ पे देखिए दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? ये वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बीकानेर राजस्थान में। तो इसका आंसर ऊपर का नीचे कर दिया है और नीचे का ऊपर कर दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। और दालचीनी कहाँ प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। चलिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा है, सूती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी और मेहसाना भैंस की प्रमुख नस्ल है। आगे देखेंगे, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के वजह से, MICB इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे जो गैस लीक हुआ था। आगे आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का प्रश्न देखेंगे। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो फुट एंड माउथ रोग जीवों में हो जाता है, जंतुओं में, तो वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। दूध से दही जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से जब दही बनता है तो उसमें जो जीवाणु भाग लेता है वो जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध से दही बनता है। आगे चलते हैं। आरआरबी महेंद्र घाट में जो 1994 का प्रश्न दिया है देखेंगे। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ध्वनि की चाल है 760 मीटर पर घंटा। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE हमने पहले ही बताया। जल में घुलनशील विटामिन दिया था तो B और C दिया था, और देखिए यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन दिया है तो ADE इम्पॉर्टेंट है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त करता है RBC। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। आगे चलते हैं। आरआरबी बेंगलोर का देखेंगे। 1994 का जो प्रश्न दिया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑटो ग्रंथि से। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखेंगे आरआरबी अजमेर 1994 का प्रश्न। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। क्या है? CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। आगे, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। बायोगैस मुख्यतः होता है तो मेथेन।
ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। पृथ्वी के कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है तो लगभग 2.5% ही मीठा जल है, पीने योग्य जल है जो 2.5%। आगे देखेंगे, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो मानव नेत्र पर हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आरआरबी चंडीगढ़ चेन्नई 1995 का प्रश्न देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है कौन सा? मृदु लोहा सबसे अच्छा माना जाता है। आगे, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। प्राकृतिक बहुलक है तो रबर जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि इनके दोनों के कार्बन परमाणुओं की जो संरचना है वो अलग अलग होती है, अलग अलग बनी होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। आगे आरआरबी मुंबई 1995 का प्रश्न देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। क्षेत्रफल एक राशि है तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। आगे, पौधे और जीवों के स्थान वितरण के संबंध का नाम है तो बायोजियोग्राफी नाम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। आगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। आगे, आरआरबी भोपाल 1995 का प्रश्न देखेंगे, भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है भारी जल शब्द। खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है खून की कमी से। ये अक्सर महिलाओं में हो जाता है, खासकर जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो उनको खून की कमी हो जाती है तो सलाह दी जाती है हरी सब्जियां खाने को जिसमें लोहा अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें मिले, तो एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी से। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का इकाई है रेडियन। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को जाने के लिए, यात्रा करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। आगे, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन एवं मशरूम। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन व मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे, आरआरबी अहमदाबाद 1995 का प्रश्न देखेंगे, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का क्या मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए, इसलिए बोला जाता है गाजर वाजर हरी सब्जियां ये सब खाने के लिए जो हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है। आजकल तो आँखों की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, चश्मा लग जा रहा है, कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जा रहा है मोबाइल वगैरह देखने के कारण, और वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर की सब्जियां दाल रोटी ये सब पसंद नहीं आ रहा है आजकल के बच्चों को। तो हम लोग इसी तरह की दिनचर्या जो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है उसी की वजह से चश्मा बहुत जल्दी लग जा रहा है क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जा रही है, फिर आँखों में रोग उत्पन्न हो जा रहा है। आगे, आरआरबी गुवाहाटी 1996 का प्रश्न देखेंगे, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व हो जाए। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो 206 हड्डियां हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा व ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। वही बताया ना, जो धीरे धीरे हरी सब्जियां खाना बंद कर देते हैं, घर का खाना दाल चावल रोटी ये सब नहीं खाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह जो आँख खराब होता है, अंधापन होता है, ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। गैसोहाल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है वायुमंडल में। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है नींबू में।
आगे देखें आरआरबी त्रिवेंद्रम का। चलिए इसको अगले पार्ट में लेके आएंगे। हम छोटा छोटा वीडियो आधा आधा घंटे का बना रहे हैं, जिससे आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो डेली डेली देख देख के आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। इसको प्लेलिस्ट बनाकर हम सेट करते जाएंगे। अभी जितना पढ़ाए हैं उसका आप लोग रिवीजन कीजिए। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।